Hello students, today we will start with the 8th chapter in the science textbook, that is motion. Now to understand the term motion, we will take a look between the difference between rest and motion, and through it we will try to understand the term, the difference between them. Rest. A body is said to be at rest if its position does not change with respect to its surroundings. एक बॉडी को हम रेस्ट पे तब कहते हैं जब उसकी पोजीशन बदलती नहीं है उस रिस्पेक्ट पे कि उसकी सराउंडिंग्स के अनुसार. फॉर एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अ बेंच फिक्स्ड इन अ पार्क. एग्जांपल के रूप में अगर कोई किताब टेबल पर पड़ी हुई है या फिर कोई बेंच पार्क में है तो वो रेस्ट पे है. क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो बदलती नहीं है उसकी सराउंडिंग्स के अनुसार. मोशन. A body is said to be in motion if its position continuously changes with respect to the changes to its surrounding and changes with time. मोशन, अगर एक शरीर को हम मोशन में तब कहते हैं जब उसकी पोजीशन बदलती जाती है उसके सराउंडिंग्स के अनुसार और टाइम के अनुसार. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पंछी अगर उड़ रहा है या फिर एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल मोशन के हैं. अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हैं, मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव होते हैं. अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन कहीं जा रही है तो हम जब ट्रेन के अंदर हैं तो हम किसी भी मोशन में नहीं हैं, हमारा स्टेट रेस्ट है. जबकि जो ट्रेन है वो मोशन में है. क्यों? क्योंकि हम जब ट्रेन के अंदर हैं तो हम कोई भी अब हमारी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स के अनुसार. जबकि जो ट्रेन है वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, उसकी सराउंडिंग भी बदल रही है और टाइम भी बीतता जा रहा है. ठीक है, तो अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हम लोग जो ट्रेन के अंदर हैं वो रेस्ट पे हैं, पर ट्रेन जो है वो मोशन में है. Motion is a change in the position of an object in reference to the distance moved or the displacement. It occurs when an object changes its position with time. Motion जो है वो कोई भी बदलाव है एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में उसके डिस्टेंस मूव्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के अनुसार. वो तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को बदलता है समय के साथ. There are two types of motion, uniform motion and non-uniform motion. Motion in straight line. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मोशन देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन पर तो हम देखेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डायग्राम में अगर वो ऑब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है वो अपना जर्नी को शुरू कर रही है ओ से, पॉइंट ओ से, then let A, B and C represent the position of the object at different instances. At first, the object moves through C and B and reaches A. तो फिर हम A, B और C को डिफरेंट पॉइंट्स लगा रहे हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट इंस्टेंसेस पे कहाँ थी. तो सबसे पहले O से ऑब्जेक्ट A तक पहुँचेगा C और B को क्रॉस करते हुए, फिर वो वापस जाएगा उसी सेम पाथ से और C तक पहुँचेगा B को पास करके. तो जिसका टोटल पाथ लेंथ होगा वो होगा 95 किलोमीटर. क्यों? क्योंकि O to A is equal to 60 किलोमीटर, देन A to C is again equivalent to 35 किलोमीटर. सो टोटल इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 95 किलोमीटर. दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ये उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है, जो उसने कवर किया है. वहीं पे अगर हम देखेंगे फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर. अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो मोशन है ऑब्जेक्ट का ओ टू ए उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने फॉर एग्ज़ाम्पल कार ने चला है वो है 60 किलोमीटर और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी 60 किलोमीटर है. मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ मतलब इन प्लेन सेंस इट इज़ डिस्प्लेसमेंट. हम पूरा शब्द ना यूज़ करके आगे
आगे जब हम चलेंगे तो हम पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना कह के केवल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कहेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वहीं पे वो भी डिस्टेंस के इक्वलेंट है, दैट इज़ ओनली 60 किलोमीटर। पर जब उसका मोशन O टू A होगा एंड बैक टू B होगा, तब जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर दैट इज़ 85 किलोमीटर हो जाता है। जब वो कार चलती है O टू A पहुंच गई 60 किलोमीटर फाइन, उसके बाद वो वापस जब B तक आती है तो वो और 25 किलोमीटर चलती है। उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास होता है 85 किलोमीटर। वो जो है वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस चला है, जबकि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो केवल 35 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होता है, वो पूरी पाथ लेंथ को नहीं, केवल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल पॉइंट के और इनिशियल पॉइंट के वो केवल उसे ट्रैवल करता है। इसे हम और डिटेल में भी समझेंगे, बट फॉर नाउ डिस्टेंस इज़ द टोटल एरिया दैट इज़ कवर्ड, while displacement is just the shortest path between the initial point and the final point. Okay, displacement versus distance. Displacement is the shortest length between an object start and end point as well as the direction of motion. Displacement क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अभी हमने उस एग्जांपल में देखा, तो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा लेंथ होता, सबसे छोटा पाथ होता है उस ऑब्जेक्ट के स्टार्ट और उसके फिनिश पॉइंट पे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस जो था वो क्या था, O टू A फिर A टू B, जबकि डिस्प्लेसमेंट केवल O टू B था। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटा पाथ होता है उस ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पॉइंट यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे O और उसके फिनिश पॉइंट फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे B, O से शुरू हुआ B पे ख़त्म हुआ, तो O से B के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस डायग्राम हियर, A टू B है, जो डिस्टेंस है वो कितना कहाँ चल रहा है वो उस पूरे इसको कैलकुलेट करेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट केवल स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाथ दैट द ऑब्जेक्ट ट्रैवल। डिस्टेंस क्या है? जो टोटल लेंथ है उस पाथ की, वो उस पूरे इसको कैलकुलेट करता है। सो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट चला है, जो उसका पूरा लेंथ है जिस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करी, दैट इज़ डिस्टेंस। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं O टू A फिर A टू B, ये उसका पूरा पाथ है जो उस कार ने फॉर एग्जांपल ट्रैवल किया है, दैट इज़ डिस्टेंस। Distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. Distance जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। A scalar quantity has magnitude but no direction. जो स्केलर क्वांटिटी होती है यानी कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, उसमें मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट ने 80 किलोमीटर कवर किया है तो वो केवल 80 किलोमीटर है, बस उसमें वो कहाँ मुड़ा, किधर चला, इस सब का कोई रोल नहीं है। वो लेफ़्ट मुड़ा या राइट मुड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल हमने 20 किलोमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट निकाला है उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से, सो उसमें हम डायरेक्शन भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ में दिया गया है एक एग्जांपल 2 मीटर्स टू द राइट। यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन को भी देख रहा है कि वो लेफ़्ट मुड़ रहा है कि राइट मुड़ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज़ व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पर। फॉर एग्जांपल द क्लॉक ऑफ अ हैंड, द हैंड ऑफ अ क्लॉक और द अर्थ रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन में एक शरीर जो होता है वो अपना डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स में कवर कर लेता है। यानी कि जितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है और जितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है वो
एक तरीके से इक्वल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक घड़ी को देखते हैं, घड़ी के हाथ चलते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में ही कवर करेगा। उसका अगर आप मिनट हैंड को देखेंगे तो जब 1 मिनट होगा तभी वो मिनट हैंड मुड़ेगा, उससे पहले नहीं मुड़ेगा। दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कार भी चल रही है, वो अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो अगर वो 2 किलोमीटर ही पर आवर पर मिनट में अगर वो 2 किलोमीटर चलती जाएगी और अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखेगी, चेंज नहीं करेगी, then that is known as uniform motion. Non-uniform motion, when a body covers unequal distance in equal intervals of time, it is moving with non-uniform motion. जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब हम उससे बोलते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर एग्जांपल हमारी वही कार चल रही है और वो कार फॉर एग्जांपल जब शुरू करती है तो वो 2 किलोमीटर पर मिनट पे चल रही है, फिर वो बीच में 3 किलोमीटर पे चल जाती है, 5 किलोमीटर पे चल जाती है, फिर वो वापस थोड़ी देर 2 किलोमीटर पे चलती है, फिर वापस 6-7 किलोमीटर पे चल जाएगी। दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट कर रही है, उसकी स्पीड बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। Uniform versus non-uniform motion, the difference between them, we will take a look at it. Uniform motion travels equal distance in equal interval of time. हम यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे। यूनिफॉर्म मोशन में द डिस्टेंस time graph for a body having uniform motion is a straight line, and for non-uniform motion the distance time graph for a body having non-uniform motion is a curved line. सबसे बड़ा इंडिकेटर यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये होता है कि हम उसके ग्राफ को देखें। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ में हमेशा एक सीधी लाइन बनी रहेगी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाइन कभी भी सीधी नहीं रहेगी, वो कर्व्ड रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल for non-uniform motion, a free falling object, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग पे से अगर किसी बॉल को छोड़ दिया या फिर किसी चीज़ को छोड़ा, तो वो अपने हिसाब से चलती जाएगी, उसकी स्पीड कम जब गिरेगी तो शायद थोड़ी कम होगी, फिर थोड़ी तेज़ होगी, डिपेंड करेगा। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इज़ यूनिफॉर्म मोशन, जो कि हम देख चुके हैं। अगर एक कांस्टेंट स्पीड पे एक गाड़ी चलेगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी। स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम्स इलैप्स्ड। स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की वो होगी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय कितना टाइम हुआ है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस एग्जाम्पल ऑफ अ कार मूविंग फ्रॉम इट्स हाउस टू द स्कूल। तो जब वो ट्रैवल कर रहा है कार, तो वो 8 किलोमीटर लगा रहा है, 8 किलोमीटर्स उसे लग रहे हैं, मतलब डिस्टेंस है उसके घर के और स्कूल के बीच में, और वो 8 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है और वो 16 मिनट्स में वहाँ तक पहुँचता है। तो जो कार की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट्स। नाउ जब भी हम स्पीड को निकालते हैं तो या तो वो मीटर पर सेकंड में होती है या फिर किलोमीटर पर आवर में, मिनट्स में नहीं होती। इसलिए हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें चेंज कर देंगे। 8 किलोमीटर को हम 8000 मीटर बना देंगे और 15 मिनट्स को हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 900 सेकंड्स। सो द स्पीड विल बी 8.9 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज स्पीड बट विद डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है वो स्पीड है डायरेक्शन के अनुसार। तो वो क्या है? स्पीड, जबकि एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वहाँ पे
कोई भी डायरेक्शन का रूल नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि वो स्पीड ही है पर डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन एक रोल प्ले करता है, गाड़ी कहाँ मूव करेगी, लेफ़्ट या फिर राइट, उससे वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो कि एक डेफिनाइट डायरेक्शन पे चल रहा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ जब हमने देखा स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं पे वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। जब हम एक एग्जांपल के रूप में अगर हम देखेंगे तो अगर एक कार जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड पे, तो अगर हम स्पीड बोलेंगे तो स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। स्पीड में जबकि अब केवल ऐसा बोल देंगे कि कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, वहीं पे वेलोसिटी के लिए हम बोलेंगे कि 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, यानी कि डायरेक्शन को भी लगा देंगे। वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। Velocity is the vector quantity that signifies the magnitude of the rate of change of position, also the direction of object's movement. Velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड को दिखाती है उस रेट के कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है और उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का क्या डायरेक्शन है। स्पीड इज़ द स्केलर क्वांटिटी दैट सिग्निफाइज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो केवल उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड दिखा रही है और उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज बता रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कार जा रही है वो 25 मीटर पर सेकेंड पे जा रही है, तो अगर हम स्पीड की बात करेंगे जैसे कि हमने देखा तो ओनली द डिस्टेंस मतलब द स्पीड इज़ कैलकुलेटेड, जो डायरेक्शन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब हम वेलोसिटी में देखें तो वहाँ पे भी स्पीड ही रहेगी, पर वहाँ पे डायरेक्शन को भी हम ऐड कर देंगे। वेलोसिटी इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। किस डायरेक्शन में जाती है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो एक्सेलरेशन के साथ जाती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, अगर वो एक्सेलरेशन के साथ जाएगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहती है, पर अगर वो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जाती है तो वो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। एक्सेलरेशन इज़ द मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का जो चेंज होता है टाइम के अनुसार उसका मेजर होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, और जो समय है वो जो समय लिया जा रहा है वो फाइनल। हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज उसे कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी को और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन। इसके लिए हम एक्रोनिम्स यूज़ करते हैं। ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ मतलब वेलोसिटी फाइनल, वी आई इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनिशियल, एंड टी इज़ टाइम टेकन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी हमने देखा कि वेलोसिटी जो है अगर वो एक्सेलरेशन के साथ जाती है तो पॉजिटिव होती है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट तो नेगेटिव। तो अगर एक कार अगर स्पीड अप करेगी, अपनी स्पीड को बढ़ाएगी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन के साथ काम कर रही है। वहीं पे अगर एक कार अपनी स्पीड को कम करेगी, स्लो डाउन होगी, तब जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन दूसरी तरफ जा रहा है और वेलोसिटी दूसरी तरफ जाएगी। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is in opposite of the direction of velocity. Acceleration जो है वो भी पॉजिटिव तब होता है जब वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाता है, और नेगेटिव जब उसका डायरेक्शन अलग रहता है। तो जो एक्सेलरेशन जो है जब वो वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यानी कि जो पर्पल एरो है जब वो ग्रीन एरो के साथ जा रहा है यहाँ पे डायग्राम में, तब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है।
पर यहीं पे जब वो एक्सेलरेशन यानी कि पर्पल एरो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है और ग्रीन एरो यानी कि वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। उसका जो SI यूनिट होता है एक्सेलरेशन का होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर। ओके, हम वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को समझने के लिए ग्राफ्स भी यूज़ करते हैं। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. अगर एक ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चल रहा है और उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड डायरेक्शन के साथ वो बढ़ रही है, कम हो रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तब जो एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट का उसे हम यूनिफॉर्म कहेंगे। वहीं पे अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होती जाएगी। इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्री फॉलिंग बॉडी। एक फ्री फॉलिंग बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, कम हो रही। जैसे वो ऑब्जेक्ट गिरेगा कहीं से भी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, बढ़ेगी, पर इक्वल अमाउंट्स में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर होती जाएगी। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमेशा ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन का। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे जो ग्राफ है उसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म में एक कर्व्ड लाइन बनेगी और यूनिफॉर्म मोशन या फिर नो एक्सेलरेशन के समय पर जो ग्राफ है उसमें एक सीधी लाइन बनेगी। कब सीधी लाइन बनेगी? जब यूनिफॉर्म मोशन होगा या फिर जब एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जैसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बना था वैसा ही ग्राफ बनेगा, सीधी लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक कर्व लाइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार ट्रैवलिंग along a straight road increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving in non-uniform acceleration. अगर जैसे कि अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा, जब एक कार सीधी रोड पे अपनी स्पीड को बढ़ाती कम करती जा रही है अनइक्वल अमाउंट्स पे पर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, तब जो कार है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलती है। उसी तरीके से जब कार ऐसा करती है, अपना जो स्पीड है उसे कम ज़्यादा करती रहती है अनइक्वल अमाउंट्स में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तब हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जस्ट लाइक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो दी ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ्स आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जब हम इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो जो ग्राफ है उसमें सीधी लाइन बनती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम भी सीधी लाइन बनती है। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो ग्राफ क्रूड लाइंस आती हैं और एक्सेलरेशन के समय भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कर्व्ड लाइंस आती हैं। वहीं पे जब यूनिफॉर्म मोशन होता है या फिर नो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन के केस में, तब जो ग्राफ है उसमें एक सीधी लाइन बनती है।